तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, समूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, समूह के गुणधर्म, समूह के गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है? किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही होता है, एक से अधिक तत्समक अवयव नहीं होते किसी ग्रुप में। जैसे मान लो G इज इक्वल टू, आप जानते हो ना, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो तत्समक अवयव एक है ना है। यदि G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा में तत्समक अवयव एक है ना है। तो किसी ग्रुप में तत्समक अवयव एक ही होता है, एक से अधिक तत्समक अवयव नहीं होते, सिद्ध करके दिखाना है। तो किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, पहली प्रॉपर्टी ये है। तो माना G डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तथा इसके दो तत्समक अवयव। तब हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप G का तत्समक अवयव अद्वितीय है। सर जी और डॉट अलग अलग है। हाँ जी, एक बीजीय संरचना ना हुआ, जी के साथ उसकी एक बीजीय संरचना लिख देंगे तो एक बीजीय क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, एक बीजीय संरचना। G डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एक गुणात्मक समूह है। तो हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तो हम मान लेते हैं दो तत्समक अवयव हैं, तो दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। इसका मतलब क्या है? तत्समक अवयव एक है। ठीक है। किसी ग्रुप के दो तत्समक अवयव मान लिए E1 है और E2 है, तो जब E1 बराबर E2 कर देंगे तो जो E1 है वही E2 है, जो E2 है वही E1 है, अर्थात तत्समक अवयव एक हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? माना ग्रुप G के दो तत्समक अवयव हैं, दो तत्समक अवयव हैं। जब ग्रुप G के दो तत्समक अवयव हैं, दो तत्समक अवयव E1 व E2 हैं, E1 व E2 हैं। ठीक है। तब हमें दिखाना होगा E1 बराबर E2, E1 बराबर E2। इसका E1 बराबर E2 दिखा देने से क्या मतलब निकलेगा कि जो E1 है वही E2 है, जो E2 है वही E1 है। तत्समक अवयव दो नहीं है बल्कि एक है। ठीक है ना। अब देखो, जब E1 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तब क्या होगा? E1 E2 बराबर क्या होगा? E2 तत्समक अवयव की परिभाषा से, अवयव की परिभाषा से क्या होगा? जब E1 तत्समक अवयव है ना, तो E1 का गुणा E2 में कर देंगे तो E2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही ना है तत्समक अवयव की परिभाषा। और जब ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और जब E2 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तब E1 गुणे E2 बराबर क्या लिख दोगे? E1 गुणे E2 बराबर क्या लिख दोगे? जब E2 तत्समक, तो E1 गुणे E2 बराबर E1 लिख दोगे, समीकरण नंबर 2। जब E2 तत्समक अवयव है तो E2 को गुणा करने से E1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब E1 तत्समक अवयव है तो E1 का गुणा करने से E2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष देखो ना, समान है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा?
तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया, E2 बराबर E1। ठीक है, अतः प्रमाणित हुआ किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अतः प्रमाणित हुआ, अतः प्रमाणित हुआ कि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। किसी ग्रुप में तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। अतः प्रमाणित हुआ किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, क्योंकि दो तत्समक अवयव मानकर चलते हैं तो अंत में दिखा देते हैं कि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो E1 है वही E2 है, जो E2 है वही E1, अर्थात E1 E2 एक ही हैं। ठीक है, भगवान एक ही हैं। ठीक है, जो शिव जी हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु भगवान है वही शिव जी हैं, ये सिद्ध कर दो। तो इसका मतलब क्या है, भगवान एक ही हैं। हाँ, अब देखो अब किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। जैसे मान लो G = 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना। ठीक है, ओमेगा का प्रतिलोम होता है, ओमेगा का प्रतिलोम हाँ प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, एक अवयव को प्रतिलोम एक ही होगा, एक अवयव को प्रतिलोम अवयव दो ठो नहीं होंगे, यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के दो प्रतिलोम अवयव मान लेते हैं, तो दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे, तो इसका मतलब अद्वितीय है। ठीक है, तो माना G और डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, गुणात्मक समूह है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तथा तब हमें सिद्ध करना है कि G के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि G के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। तो माना G के अवयव A के दो प्रतिलोम अवयव हैं, दो प्रतिलोम अवयव A इनवर्स व A डैश हैं, A इनवर्स व A डैश हैं। तब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या होगा, A और A इनवर्स के बीच में गुणा लगाएंगे तो क्या आएगा, तत्समक अवयव ना। क्या आएगा, तत्समक अवयव बराबर, चाहे A इनवर्स और A के बीच लगाएं। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और A डैश को ही प्रतिलोम अवयव माने हैं, तो A और A डैश के बीच में गुणा लगाएंगे तो E आएगा, चाहे A डैश और A के बीच में लगाएं। समीकरण नंबर 2।
यहाँ पे ए इनवर्स है और यहाँ ए डैश है, क्योंकि हम ए का प्रतिलोम अवयव इनवर्स भी माने हैं और ए का प्रतिलोम अवयव ए डैश भी माने हैं। सर डैश और इनवर्स में अंतर क्या है? अरे ए के दो प्रतिलोम अवयव माने हैं तो कुछ दूसरा मानना ना पड़ेगा, तो हम माने हैं अपनी सुविधा के लिए डैश। नहीं सर, वैसे जैसे वो प्रतिलोम बोलते तो समझते हैं उल्टा, हाँ। लेकिन जैसे कहीं में लिखा जाता है डैश, तो मतलब वही मानना या पीछे कुछ भी मानना। डैश का मतलब होता है इसे पूरा समुच्चय, लेकिन यहाँ हम प्रतिलोम अवयव को माने हैं ए डैश। डैश का मतलब उसे पूरा समुच्चय होता है वैसे, या आव्यूह में होता है परिवर्त आव्यूह। जैसे जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक समीकरण ए मान ले, दूसरा ए डैश मान ले। हाँ, तो मानने के लिए कुछ भी मान लेते हैं, वो ए जैसे मानना चाहते हैं तो बी न मान के ए डैश मान लिए, क्योंकि ए का ही दूसरा रूप है तो इसलिए ए डैश मान लिए। ठीक है, जो समीकरण ए है, समीकरण ए को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में जो लिख सकते हैं उसको ए डैश मान लिए, बी नहीं माने। ठीक है, इसका मतलब ए का वही दूसरा रूप है। ठीक है, यदि आप विष्णु भगवान को ए कहें, ठीक है, तो राम क्या है, ए डैश, कृष्ण डबल डैश है। ठीक है, वही ना है, अवतार आए दूसरा दूसरा हुआ। पर अब यदि मान लेते हैं कि राम क्या है, ए, राम को ए मानते हो तो शिव जी भी कहलाएंगे। ठीक है, पर राम को ए कहते हो तो कृष्ण को ए डैश कहोगे। समझ गए? तो यहाँ पे हो देखो, ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ए इनवर्स को भी प्रतिलोम अवयव माने हैं ए का, तो इन दोनों के बीच में गुणा लगाएंगे तो ई आएगा। और ए डैश को भी माने हैं ए का प्रतिलोम, तो ए और ए डैश के बीच में भी गुणा लगाएं तो ई आएगा। वही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से इसका मतलब इसका मान भी ये है, इसका मान भी यही है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। देखो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 व 2 से क्या मिल गया, ए इनवर्स बराबर ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश। अब बाईं ओर में दोनों में ए है, देखो, तो बाईं ओर से एक काटना ग्रुप थ्योरी में कहलाता है कैंसलेशन लॉ। तो दो प्रकार से होता है, बाईं ओर से यदि एक काटोगे तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, और दाईं ओर से एक को काटोगे तो कहलाएंगे राइट कैंसलेशन लॉ। वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, वाम निरसन नियम और दक्षिण, उसको भी हम अभी सिद्ध करने वाले हैं तीसरे में। पहले उसी को करना चाहिए था, इसके बाद इसको करना चाहिए, पर हम उल्टा कर दिए। तो निरसन नियम अभी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाईं ओर से ए हटा देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर ए लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बाई वाम निरसन नियम से, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम से। हाँ, तो सब बहुत पहली बार सब सुनोगे यहाँ, आप कहाँ सुने थे इसके पहले ग्रुप थ्योरी कोई भी चीज़। अब देखो, वाम निरसन नियम लिख लिए। अब अतः प्रमाणित हुआ कि किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम, ए डैश ना लिख दोगे, ए इनवर्स बराबर ए डैश, ए हट गया तो जो ए का प्रतिलोम अवयव हम ए इनवर्स माने थे, तो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स कहो चाहे ए का प्रतिलोम ए डैश कहो, दोनों बराबर हैं, दिखा दिए। ठीक है, तो किसी अतः प्रमाणित हुआ किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। अतः प्रमाणित हुआ, अतः प्रमाणित हुआ कि किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है ना, किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है, केवल एक ही होता है। एक अवयव का प्रतिलोम अवयव केवल एक ही होगा, एक से अधिक प्रतिलोम अवयव नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयोटा का प्रतिलोम अवयव माइनस आयोटा है, तो आयोटा का प्रतिलोम माइनस है, आयोटा के अलावा दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है, तत्समक अवयव।
तो आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा होगा। इसके अलावा ये नहीं है कि आयोटा का प्रतिलोम 1 भी हो जाए, -1 भी हो जाए, ऐसा नहीं है। एक अवयव का प्रतिलोम एक ही होगा, एक से अधिक प्रतिलोम अवयव नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, किसी ग्रुप में कैंसलेशन लॉ सख्त होते हैं। किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम सख्त होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, किसी ग्रुप जी में, किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम व दक्षिण निरसन नियम सख्त होते हैं, ठीक है। किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम क्या होते हैं? सख्त होते हैं। किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम क्या होते हैं? सख्त होते हैं। ठीक है, तो माना G डॉट एक गुणात्मक समूह है, गुणात्मक समूह, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, गुणात्मक समूह है, तथा A, B व C ग्रुप G के 3 अवयव हैं। तब नंबर फर्स्ट AB बराबर AC होने पर इम्प्लाइज B बराबर C, और सेकंड BA बराबर CA होने पर B बराबर C। बाईं ओर से A हट गया, क्या कहलाया? वाम निरसन नियम, और दाईं ओर से A हट गया तो दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, बाईं ओर से सेम चीज़ें हटना क्या कहलाएगा? वाम निरसन नियम, और दाईं ओर से सेम चीज़ हटना दक्षिण निरसन नियम। तो यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध करो B बराबर C, और BA बराबर C हो तो सिद्ध करो कि B बराबर C। ठीक है, और फिर जब हम डायरेक्ट लिखेंगे AB बराबर AC होने पर B बराबर C, तो लिख देंगे क्या करेंगे? क्या रीजन? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से। ठीक है, अब BA बराबर CA होने पर B बराबर C जब लिख देंगे तो क्या लिख दिया करेंगे? राइट कैंसलेशन लॉ से। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको प्रूफ करते हैं कि जब AB बराबर AC लेकर चलेंगे तो B बराबर C कैसे सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो आगे प्रूफ करते हैं। पहला भाग, माना AB बराबर AC, तब हमें सिद्ध करना है B बराबर C, यही ना। तो जब AB बराबर AC, तो दोनों पक्षों में A इनवर्स का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में A इनवर्स का गुणा कर दिए, तो A इनवर्स का गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, तो क्या होगा? इसको लिख देंगे A इनवर्स A को एक साथ लिखो, B को बाहर, A इनवर्स A को एक साथ लिखो, C को बाहर। कौन सा नियम लग गया? साहचर नियम। पहले ये दोनों कोष्टक में थे तो ये दोनों कोष्टक में कर दिए, कौन सा नियम लग गया? साहचर नियम से, साहचर नियम से। अब देखो A इनवर्स A मिलके क्या हो गया? E। A इनवर्स A मिलके क्या हो गया? E। किसकी परिभाषा लग गई? A इनवर्स A का प्रतिलोम अवयव न है, तो प्रतिलोम अवयव है तो A इनवर्स और A के बीच में गुणा लगाओगे तो समक अवयव आएगा। किसकी परिभाषा से? प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। यहाँ लिख दो, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। तो E का गुणा B के साथ करोगे तो B में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E तो समक अवयव है ना, तो B बराबर C। तो रीजन क्या लिखोगे? तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है,
तब बी बराबर सी आ तो क्या, ए बी बराबर इस काट दे तो, हैं काट दे तो, काट देंगे तो वो तो वही चीज़ हुआ समझने के लिए, पर उसको सिद्ध करना है ग्रुप थ्योरी में नहीं, ग्रुप थ्योरी वाले नियम लगा के सिद्ध करना है। काट देंगे तो वो तो वास्तविक संख्याओं वाला नियम हो जाएगा, तीसरी चौथी वाला। ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं हम। क्या लिखे हैं, किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम और दक्षिण नियम सत्य होते हैं। अब देखो इतना लिख लिए, अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो जब बी ए बराबर सी ए, जब बी ए बराबर सी ए, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, बी बराबर सी, ऐसे ना, बी बराबर सी। अब ए इनवर्स का लेफ्ट साइड में गुणा किए थे तो यहाँ ए इनवर्स का राइट साइड में गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों के। तो बी ए इंटू क्या करते हैं, ए इनवर्स किए, सी इंटू क्या कर दिए, ए इनवर्स किए। राइट साइड में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक है, राइट साइड में ए इनवर्स का गुणा करने पर आप क्या करेंगे, साहचर्य नियम लगा दो। कोष्टक में ये दोनों पद हैं तो इन दोनों को कोष्टक में कर देते हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स और सी इंटू ए इनवर्स, ऐसे। तो क्या लिख, कौन सा नियम लग जाएगा, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम से। अब यहाँ पे बी लिखोगे, ए इंटू ए इनवर्स क्या हुआ, ई, और ए इंटू ए इनवर्स क्या हुआ, ई। कौन सी परिभाषा, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, ठीक है। ए और ए इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम है तो दोनों के बीच में गुणा लगाएंगे तो तत्समक अवयव आना चाहिए, और तत्समक अवयव यहाँ ई है ग्रुप जी में, ठीक है। अब ई का गुणा करने से अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसकी परिभाषा, तत्समक अवयव की परिभाषा। तो बी बराबर क्या हो गया, सी, तत्समक अवयव की परिभाषा से, परिभाषा से। तो सिद्ध हो गया कि बी ए बराबर सी ए लेकर चले तो बी बराबर सिद्ध है, बी बराबर सी सिद्ध कर दिए। इस प्रकार प्रमाणित हुआ किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम और दक्षिण नियम सत्य होते हैं। इस प्रकार प्रमाणित हुआ, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम व दक्षिण निरसन नियम सत्य होते हैं। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि किसी ग्रुप में वाम निरसन नियम व दक्षिण निरसन नियम क्या होते हैं, सत्य होते हैं, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, रिवर्सल लॉ, ये आता भी है हमेशा, रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम नियम है ना, रिवर्सल लॉ। तो व्युत्क्रम नियम क्या है, देखो सुन लो पहले आप। किसी ग्रुप के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है, हाँ, तो देखो यहाँ पे ये दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये नहीं कि ए इंटू बी का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स बी का इनवर्स होगा, ऐसा नहीं होगा। ए इंटू बी का इनवर्स होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये होगा। क्या कहता है, किसी ग्रुप के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये नहीं है कि सीधे सीधे होगा। ए इंटू बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं होता, उनके गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये कथन है व्युत्क्रम नियम का।
ठीक है। तो व्युत्क्रम नियम का कथन क्या है? किसी ग्रुप के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। तो क्या लिख देंगे व्युत्क्रम नियम में? सिद्ध कीजिए, लिखो, सिद्ध कीजिए। इसका रिवर्सल ला शॉर्ट नेम इसका है, पूरा नाम हम लिख दे हैं। सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के गुणनफल के, सिद्ध के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसकी मीनिंग ये है कि a इंटू बी का इन्वर्स बराबर b का इन्वर्स a का इन्वर्स। ठीक है। जबकि ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन क्या है? गुणन। अब गुणन के स्थान पे दूसरी संक्रिया आएगी तो वही दूसरी संक्रिया लगाएंगे। यहाँ पे स्टार संक्रिया आ गया तो यहाँ क्या? बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स लिखेंगे। यहाँ हम ग्रुप क्या माने हैं? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप माने हैं, तो गुणनफल बोल रहे हैं। ठीक है। अब यदि कोई दूसरा ग्रुप है तो यहाँ स्टार लगाएंगे तो यहाँ भी स्टार लग जाएगा। ठीक है। अब कुछ किताबों में ओ लिखा रहता है ऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ ओ लगा रहेगा तो यहाँ भी रहेगा, पर क्रम बदला ही रहेगा। ठीक है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो, कोई यहाँ से ये कहे कि ओमेगा का प्रतिलोम क्या है? ओमेगा स्क्वायर है ना। ओमेगा का प्रतिलोम क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का प्रतिलोम ना कहे के क्या लिख देते हैं? का प्रतिलोम शब्द में नहीं लिखना चाहते तो ओमेगा की पावर -1 बराबर ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे मान लो कि जैसे ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम क्या है? ओमेगा। तो यहाँ लिख दिए ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स बराबर ओमेगा। ठीक है। कहते हैं ए का प्रतिलोम मान लो है ए डैश, तो क्या लिखेंगे? ए इन्वर्स बराबर ए डैश। ठीक है। ए का प्रतिलोम के स्थान पे -1 लिख देते हैं पावर में। ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दो ग्रुप के जी के दो अवयवों के गुणनफल, ये गुणनफल है अवयव का प्रतिलोम ना लिख के माइनस पावर लगा दिए। ए और बी के गुणनफल का प्रतिलोम, तो का प्रतिलोम ना लिख करके क्या लगा दिए? पावर -1। इसका मतलब इस अवयव का यह प्रतिलोम है। ठीक है। ए बी का प्रतिलोम क्या है? ए बी का प्रतिलोम बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो जैसे ओमेगा का प्रतिलोम क्या है? ओमेगा स्क्वायर ना। तो ओमेगा का जब प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे तो तत्समक अवयव आना चाहिए कि नहीं? आता भी तो है एक। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ए बी का प्रतिलोम क्या है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो इन दोनों का गुणा करने से क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव आना चाहिए। हम कहते हैं ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर के बीच में गुणा लगाते हैं तो तत्समक अवयव आता है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बीच में गुणा लगाते हैं तत्समक अवयव आता है कि नहीं? तो हम ये कहते हैं कि ए बी का प्रतिलोम क्या है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बीच में गुणा लगाएंगे तो आएगा क्या? तत्समक अवयव आना चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करें तब भी तत्समक अवयव आना चाहिए, और इन दोनों का गुणा करें तब भी तत्समक अवयव आना चाहिए। हाँ, दोनों तरीके से। ठीक है। हम कहते हैं कि ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है, तो हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करें, चाहे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करें, दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। ठीक है। तो हम
ए बी का प्रतिलोम इसको तभी कह पाएंगे कि जब ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करें तो ई आए। चाहे बी इनवर्स इनवर्स पहले लिख लें बाद में ए बी लिखें तब भी ई आए, तब ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे। तब कह देंगे कि ए बी का प्रतिलोम अवयव ये है, तो जब ए बी का प्रतिलोम अवयव, तक का प्रतिलोम ना लिख के पावर -1 लिख देते हैं। हाँ, ए बी का प्रतिलोम ना लिखना हो तो ए बी के पावर -1 लिख दिया, इसका मतलब ए बी का प्रतिलोम। जब समझ में आया तो फिर शॉर्ट ही लिख लो, लंबा लिखने से। हाँ, तो इससे समझते रहो। अब यदि आप ए बी का इस चीज़ को ना समझाते तो आप क्या करते, सोचते कि जब ए बी का प्रतिलोम अवयव ये है तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ई आएगा, तो इनवर्स लगा दोगे तो बैठे रहोगे चुपचाप ऐसे, और वह प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि हाई वो ए बी का प्रतिलोम। अब आप ए बी का इनवर्स का प्रतिलोम समझ जाओगे ये, ठीक है। तो देखो आगे, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लिखो, माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तथा ई इसका तत्समक अवयव है। ई इसका तत्समक अवयव है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि A इंटू बी का प्रतिलोम अवयव बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, ठीक है। ए बी का प्रतिलोम अवयव क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है। तो ए बी का प्रतिलोम बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, ए इंटू बी और बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर ई, दोनों कंडीशन में। इसको सॉल्व करें तब भी ई आना चाहिए, इसको सॉल्व करें तब भी ई आना चाहिए, ठीक है। तो वी सी दैट, हम देखते हैं ए इंटू बी आई इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स लेकर चलते हैं। देखो अब इसको लेकर हम चल रहे हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ए लिख लो, अब बी और बी इनवर्स को एक साथ कर लो, आई इनवर्स बाद में, ठीक है। इस बी को इसके साथ कर लिए, इनको अलग अलग कर दिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, बी बी इनवर्स मिलकर क्या हो जाएगा, ई, बी बी इनवर्स मिलकर क्या हो जाएगा, ई। तो ए इंटू ई, और यहाँ ए इनवर्स, यहाँ लिख दो साहचर्य नियम से, और यहाँ क्या लिख दोगे, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। और यहाँ क्या लिख दोगे, ई का गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब तत्समक अवयव की परिभाषा। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या लिख दोगे, तत्समक अवयव की परिभाषा से, ठीक है। तो क्या होगा, ए और ए इनवर्स मिलके ई, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, ठीक है। तो क्या आ तो गया, देखो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम इसको लेकर चलते हैं, दिखाएंगे ई। अगेन पुनः ऊपर एक लाइन मिटा दें, पुनः अगेन इसको लेकर चलते हैं। अब बी इनवर्स ए इनवर्स और फिर ए बी, इसी को क्या ले सकते हैं, देखो
ये ए इनवर्स ए को कोष्टक में रख देते हैं, तो बी इनवर्स ये ए इनवर्स और ए को एक साथ लिख दिया, ये बी साहचर नियम से, साहचर नियम से। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स में मिलकर क्या हो जाएगा ई, तो बी इनवर्स है ये ई और ये बी, कौन परिभाषा, प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, ठीक है। अब बी इनवर्स का गुणा ई के साथ, तो ये क्या होगा, परिवर्तन नहीं हुआ, तो कौन, तत्समक अवयव की परिभाषा लग गई, तत्व समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से, ठीक है। तो कॉलेज में आप ही भर जाती को और कोई जाते हैं, सालनी नहीं जाती? सर मैं नहीं जाती, लोग हमसे पूछती है, तो मेरे पास सर इतना टाइम ही नहीं रहता है। हाँ मैं किसी को बताऊंगी। हाँ, बी इनवर्स बी तो क्या हो गया ई। अभी कल मेरे को मैसेज की, बोलती कॉलेज लगती है, हाँ फिर लोग को आके देखते हैं, इसी तरह फिर कोर्स पीछे हो जाता है, तो फिर हाँ। यही बोलेंगे कि जीडीसी में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, जबकि हम पढ़ाने के लिए एकदम एक्साइटेड टीचर हैं। ये ओपन एग्जामिनेशन हमको फोन करके बुलाते हैं, उनको पता है कि लड़की पढ़ने में एक्टिव है, तो फिर कॉल करके बुलाते हैं। हाँ, मैथ वालों से क्या हमसे रहा नहीं जाता बिना पढ़ाए, जिनसे बनता है तो। और एक बार हम बोल दिए तब से वो बुलाते ही बुलाते हैं। हाँ। टाइम हो गया, कॉल मैंने कहा वो कंप्यूटर कॉलेज में है, आ जाना टाइम पे। देखो ये होगा 1 और 2। अब देखो 1 और 2 दोनों की वैल्यू ई के बराबर आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हुआ, ए बी, ये होगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, जिसका अर्थ है ए बी का प्रतिलोम, ए बी का प्रतिलोम बी इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है। अर्थात इसी को लिख क्या सकते हैं, ए बी का प्रतिलोम नहीं लिखना चाहते तो पावर -1 लगा दिए, बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यही क्या है, व्युत्क्रम नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, यही नियम व्युत्क्रम नियम कहलाता है। यही नियम व्युत्क्रम नियम कहलाता है। मार्च में पेपर और उसके पहले फाइनल कोर्स कंप्लीट करना है। क्या? मार्च में जैसे फाइनल वालों का पेपर होता है, हाँ, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सब हम कंप्लीट करते हैं हर साल, चिंता काहे करते हैं उसको। कंट्री आते भर रहे ना परीक्षा तक, परीक्षा के 5 दिन पहले तक सब कंप्लीट करा देंगे। आएंगे तो रेगुलर ही। अब मैथ आप सब, पेपर कब होगा थोड़े बाद पता चलेगा। किसका पेपर? वो साथ में होगा, सेकंड ईयर वालों के साथ में होगा, आपका भी फाइनल के बाद देंगे सेकंड ईयर का पेपर। नहीं दे, साथ में रहेगा पेपर ना। पेपर साथ में होगा, लेकिन मार्च में फाइनल का पेपर होगा और उसके बाद सेकंड ईयर वाला। नहीं, अब साथ हुआ करेंगे, बीच बीच में गैप रहता है ना, ऐसा होता है। हाँ, साथ। हाँ, चलो देखो लिख लें इसको। तो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव हो गया, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टी बताए? 4, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी और देखो, पांचवी प्रॉपर्टी ये है, यदि ए और बी किसी गुणात्मक समूह के 2 अवयव हों, यदि ए और बी किसी गुणात्मक समूह के 2 अवयव हों तो समीकरण
ए एक्स इज इक्वल टू बी एवं ए बाई इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल होता है। तो समीकरण ए एस इज इक्वल टू बी और बाई ए इज इक्वल टू बी का बाई ए इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल होता है। जी में अद्वितीय हल होता है। यदि ए और बी किसी गुणात्मक समूह के दो अवयव हों तो समीकरण ए एस इज इक्वल टू बी एवं बाई ए इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो लिखो प्रूफ इसका। माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तथा ए और बी ग्रुप जी के दो अवयव हैं तथा ई जी का तत्समक अवयव है। जी का तत्समक अवयव है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, कि समीकरण ए एस बराबर बी एवं बाई इज इक्वल टू बी का हल जी में उपस्थित है, तथा अद्वितीय हल है, तथा अद्वितीय हल है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं क्या, तो जब ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब इसको हल करते हैं, इसका हल निकालते हैं। जो हल आएगा तो उसका आंसर जी में उपस्थित है ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, फिर इसका अद्वितीय हल है ये भी सिद्ध करेंगे। अद्वितीय हल इसका मतलब दो हल मानकर चलेंगे, दोनों बराबर सिद्ध कर देंगे। जैसे अद्वितीय किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय है। ठीक है, किसी ग्रुप का तत्समक अवयव अद्वितीय है तो दो तत्समक अवयव माने, दोनों को बराबर सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार इस समीकरण के दो हल मानेंगे, दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब एक ही हल है। एक ही हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। एक ही हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो जब ए एस बराबर बी तो ए इनवर्स का गुणा कर दो दोनों साइड में। ए इनवर्स का गुणा करने पर लेफ्ट साइड में गुणा करते हैं तो ए इनवर्स ए एक्स आ गया और ए इनवर्स बी। अब क्या करोगे, ए इनवर्स साहचर्य नियम लगा दो तो ए इनवर्स ए और एक्स बराबर क्या हुआ, ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स ए बराबर क्या होता, ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ये क्या होगा, एस बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, अब देखो जब ए और बी जी के अवयव हैं तो ए इनवर्स भी जी का अवयव होगा, क्योंकि जी ग्रुप है तो हर एक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। और जब ए इनवर्स भी जी का अवयव है, बी भी जी का अवयव है, तो दोनों का गुणनफल भी क्या होगा। नहीं समझ में आई बात। ये बोल रहे हैं कि ए और बी तो जी के अवयव हैं ही पहले से, ए और बी जी के अवयव हैं तो ए इनवर्स भी जी का अवयव होगा, क्योंकि जी ग्रुप है तो उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। हर एक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा तो ए इनवर्स भी जी का अवयव हुआ। और जब ए इनवर्स भी जी का अवयव हुआ, बी भी जी का अवयव हुआ, तो दोनों का गुणनफल संबरक नियम से क्या होगा, जी का अवयव होगा। तो ए इनवर्स बी भी जी का अवयव होगा तो एस का जो मान आया है वो भी जी का अवयव है। तो जब जी का अवयव है तो जो सलूशन आया इस समीकरण का वो जी में उपस्थित है। ठीक है, जी में उपस्थित है। क्यों, क्योंकि एस का जो मान आया है वो ए इनवर्स बी आया है और ए इनवर्स बी का गुणा करने से जो रिजल्ट आएगा वो जी का ही अवयव होगा।
कौन प्रॉपर्टी से? संबरक नियम और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो चूंकि ए कामा बी बिलोंग इन जी, तो ए इनवर्स और कामा बी बिलोंग इन जी, तो ए इनवर्स इंटू बी बिलोंग इन जी। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे? प्रतिलोम अवयव, यहाँ पे बाई जी 4 लिख दो, बाई जी 4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होता है जी में। और यहाँ क्या लिख दोगे? बाई जी 1 संबरक नियम से। यदि ए जी का अवयव है तो ए इनवर्स जी का अवयव होगा, क्यों? G4 प्रॉपर्टी से। और जब ए इनवर्स और बी जी के अवयव हैं तो दोनों का गुणनफल भी जी को बिलोंग करेगा, कौन प्रॉपर्टी से? G1। G1 का मतलब संबरक नियम। ठीक है, बाई G1 बाई G4। अतः समीकरण AS प्लस बी, AS इज इक्वल टू बी का हल जी में उपस्थित है। अतः समीकरण AX इज इक्वल टू बी का हल जी में उपस्थित है, हल जी में उपस्थित है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका जो हल आया है वो अद्वितीय है। क्या सिद्ध करेंगे? अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि समीकरण AX इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब हमें सिद्ध करना है कि समीकरण AS इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। इसके लिए क्या मान कर चलेंगे कि इस समीकरण के दो हल S1 और S2 हैं, तो S1 बराबर S2 सिद्ध कर देंगे। ठीक है, माना समीकरण AX इज इक्वल टू बी का बी के दो हल x1 व x2 हैं। माना समीकरण AS इज इक्वल टू बी के जी में दो हल x1 व x2 हैं। हाँ, पचमा का ना अद्वितीय हल ना है, सिद्ध करना है। अभी तो ये दिखाया कि इस समीकरण का हल जी में उपस्थित है। आप सिद्ध करेंगे इस समीकरण का अद्वितीय हल है। हाँ, आप दिखाएंगे। हाँ, दो चीज़ें दिखाना था ना, इसका हल जी में है भी, है अद्वितीय भी हल है, और दो ठो समीकरण है। ठीक है, तभी पहले वाले समीकरण दिखा रहे हैं, हमें दूसरा समीकरण भी तो है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि समीकरण AS इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। तो माना समीकरण AS इज इक्वल टू बी के जी में दो हल S1 और S2 हैं। तो किसी समीकरण का जो हल होता है समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 बराबर 0 है। इसको जब हल करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2s प्लस 6 बराबर 0। तो s कॉमन लोगे तो s माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन तो s माइनस 3 बराबर 0। तो s माइनस 3 s माइनस 2 बराबर 0। तो s माइनस 3 बराबर 0 और s माइनस 2 बराबर 0। तो s बराबर 3 s बराबर 2। तो इस समीकरण के हल क्या आ गए? 3 और 2। तो जब इस समीकरण के हल 2 और 3 आ गए तो 3 इसमें रख दोगे तो समीकरण संतुष्ट रहेगा। 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 और यहाँ पे प्लस 6 बराबर 0। तो क्या होगा? 9 और माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0। तो 15 माइनस 15 बराबर 0। तो 0 बराबर 0। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हल आया है वे समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? उस हल को समीकरण में पुट कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर बना रहेगा। इसी बात को क्या कहते हैं कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस समीकरण का हल ये ना आया है। ठीक है, तो हम इस समीकरण के हल को माने क्या है कि S1 और S2 दो ठो हल हैं, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट करेगा और ये भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अर्थात AS1 बराबर भी B होगा और AS2 बराबर भी B। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है कि इस समीकरण का जी में अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? S1 बराबर S2। तभी ना ये सिद्ध होगा कि इस समीकरण का जो हल S1 और S2 हैं, जो x1 है वही S2 है, जो x2 है वही S1 है, तभी अद्वितीय हल माना जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें?
तो क्या लिखते हैं, तब x1 व x2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और जब संतुष्ट करेंगे तो अर्थात संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, AS1 बराबर B और AS2 बराबर B। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हो गया 1 और ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो 1 व 2 से सर वो लिए गए समीकरण हैं? x1 और x2 लिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तब S1 और S2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे अर्थात AS1 बराबर B और AS2 बराबर B। यानी S के स्थान पे S1 लिख दोगे तो दोनों पक्ष बराबर बना रहेगा, और S के स्थान पे S2 लिख दोगे तभी दोनों समीकरण बराबर बना रहेगा, क्योंकि S1 और S2 दो समीकरण के हल हैं, हम माने हैं तो संतुष्ट करते हैं। वैल्यू पुट कर देने से भी दोनों पक्ष बराबर बना रहता है ना। तो 1 व 2 से इसका देखो, इसका राइट हैंड साइड भी है, इसका भी राइट हैंड साइड भी है, तो जब राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी ना बराबर होगा। तो 1 व 2 से क्या लिख दोगे, AS1 बराबर AS2। तो ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से क्या होगा, वाम निरसन नियम से क्या होगा, अरे जिसको बोल रहे थे काट देंगे, S2 S1 बराबर S2। रीजन क्या लिखेंगे, बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन, वाम निरसन नियम से S1 बराबर S2 हो जाएगा। दाएं से नहीं, दाएं से सेम टर्म को हटाते हैं, तो दाएं से तो हटा नहीं सकते क्योंकि S1 है तो यहाँ S2 है। हटाते कब है, जब S1 यहाँ भी होता, S1 यहाँ भी होता। हाँ, जब सेम रहता तब ना हटा, सेम रहेगा तब हटेगा। हम वाम से भी मतलब ऐसे होता, मान लो ये x1 a बराबर S2 a होता, तब दक्षिण निरसन रे हट जाता दक्षिण निरसन नियम से। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसलेशन ला, तो हम इस समीकरण के दो हल माने थे, S1 और S2, तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब एक ही हल है। ठीक है, अतः समीकरण AS = B का G में अद्वितीय हल है। अतः समीकरण AS = B का G में अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अतः समीकरण AS = B का G में अद्वितीय हल है, क्योंकि दो हल माने तो दोनों हल को बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब अद्वितीय हल है। अब एक समीकरण और अभी दो समीकरण थे ना, अभी एक समीकरण को सॉल्व किए हैं, अब दूसरा समीकरण को लेकर चलते हैं। अब दूसरा समीकरण y = B है ना, y = B। अब देखो y का मान निकालने के लिए पहले आप लोग क्या करते थे, छठवीं सतवीं में y का मान निकालते a को इधर तब b/a हो जाता था। ठीक है, लेकिन ग्रुप थ्योरी में क्या करेंगे, आपको a को हटाना ना है, तो a को हटाने के लिए a इनवर्स का राइट साइड में गुणा करोगे, ताकि a इनवर्स मिलके e बन जाए, y का गुणा e के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि आप a को इधर ले आ दिए, y बराबर b/a, और a को ऊपर ले गए तो b इनवर्स a हो गया। ऐसे करना गलत है। ठीक है, तब क्या कॉलेज लेवल में नहीं आता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का हटाने के लिए क्या किया जाए, a इनवर्स का गुणा किया जाए राइट साइड में, तो a इनवर्स का गुणा करते हैं तो बाई a है ही, a इनवर्स का गुणा कर देते b और a इनवर्स दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, बाई और a इनवर्स = b a इनवर्स। तो a इनवर्स क्या होगा, साहचर नियम से, यहाँ साहचर नियम से। अब फिर क्या लिखेंगे, बाई × e बराबर b और a इनवर्स प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। ठीक है, अब बाई बराबर क्या होगा, b a इनवर्स तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव
की परिभाषा से। ये रहे चाहे ना रहे, इसमें हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये होगा, अब देखो बी ए का जी का अवयव है, ए इनवर्स भी जी का अवयव है, तो दोनों का गुणनफल भी जी का अवयव होगा। ठीक है, तो जब बी और ए बिलोंग इन जी, तो बी और ए इनवर्स बिलोंग इन जी बाई जी 4, तो फिर बी इंटू ए इनवर्स बिलोंग इन जी बाई G1 सम्मरक नियम से। अतः जो समीकरण का हल आया है वह भी जी में उपस्थित है। अतः समीकरण बाई ए इज इक्वल टू बी का हल बी ए इनवर्स जी में उपस्थित है, जी में उपस्थित है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह हल अद्वितीय हल है, यह हल अद्वितीय हल है। तब बात इसमें फिर दाया वाला हाँ, तो अद्वितीय हल है तो क्या लेकर चलेंगे, बाई 1 और बाई 2 दो हल मानकर चलेंगे, तो ये दोनों हल समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो बाई 1 बराबर बाई 2 सिद्ध कर दोगे तो अद्वितीय हल हो जाएगा। तो माना अब हमें सिद्ध करना है कि बाई ए इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। अब हमें सिद्ध करना है कि समीकरण बाई ए इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। अब हमें सिद्ध करना है कि समीकरण बाई ए इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। अद्वितीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। हम इंग्लिश वर्ड यूज करना चाहते थे, और पिछले साल मिक्स पढ़ाए हैं ग्रुप थ्योरी, तो इस साल प्योर हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के वर्ड यूज ही नहीं करना चाहते। सरस्वती वाले खासकर विशेष रूप से, जो सरस्वती में पढ़े होंगे ना दोपहर तक, तो इधर इंग्लिश का कोई वर्ड लिख दोगे तो अनुवाद पूछेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। चलो कुछ अनुवाद कर देते हैं। हाँ, तो देखो, तो अब हमें सिद्ध करना है कि समीकरण बाई इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। तो माना समीकरण बाई ए इज इक्वल टू बी का जी में दो हल बाई 1 व बाई 2 हैं, दो हल बाई 1 व बाई 2 हैं। तब ये दोनों हल समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तब ये दोनों हल समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अर्थात क्या होगा, बाई 1 ए बराबर बी एवं बाई 2 ए बराबर बी। ये समीकरण नंबर 3 हुआ, ये समीकरण नंबर 4 हुआ। अब दोनों का राइट हैंड साइड समान है कि नहीं है, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो बाई 1 ए बराबर बाई 2 ए। तो कौन कैंसलेशन ला, राइट कैंसलेशन ला। तो बाई 1 बराबर बाई 2 बाई राइट कैंसलेशन ला, 60 में से लिख देते हैं, राइट कैंसलेशन ला। सर ये RCL परिपथ पढ़ हाँ, तो राइट कैंसलेशन ला। फिजिक्स। हाँ, अतः समीकरण बाई ए इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। हल है। तो ये ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी है, और ये 5 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी हर साल आती है हर एक यूनिवर्सिटी में। तो मतलब इन पांचों से कोई एक जरूर पूछे। हाँ, कोई ना कोई, ठीक है। ज़्यादातर पूछी गई हर APS में ये वाला, ये तो हमेशा पूछा जाता है सब में, ये तो अच्छा है। ठीक है। और एक व्युत्क्रम नियम वाला हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है।
भोपाल वाली बुक ज़्यादा